Greetings student, welcome back to my channel in 12th class business study. In this video, we are going to discuss the long question answer of chapter 3rd business environment. Student, as you know, in previous video we already discussed the NCERT questions short of chapter 3rd. If you not watch the previous video, then first watch it. Right? Now let us start the long question answer. The first question is, how would you characterize business environment? Explain with examples the difference between general and specific environment. कि बिजनेस इन्वायरमेंट को कैसे समझेंगे हम, क्या उसकी जो मीनिंग है, एग्जाम्पल भी देना है हमें साथ में, और डिफरेंस बताना है जनरल और स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में. The answer is the sum of all forces, external forces only, maybe institution or individual, right? जो कि outside जो बिजनेस होते हैं, right? बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, उसको हम बिजनेस इन्वायरमेंट में जो है इंक्लूड करते हैं. The sum of all the forces, external, institution and individuals that are outside the control of a business organization is referred to as business environment. The forces mentioned here can be of varied nature, such as social, economic, political, legal or technologies. Means all are external forces that affect the business or in varied nature. Fastly changes होते हैं इन forces के अंदर. The organization is unable to control such type of forces, but it can definitely have a positive or negative impact on their performance. कि एक organization unable हो जाती है, वो इन forces को control नहीं कर सकती. Within control जो factors होते हैं उसको हम business environment में नहीं लेते, जैसे business की internal policies है, ठीक है, budget है, policies है, planning है, वो नहीं लेते. हम बिजनेस इन्वायरमेंट में एक्सटर्नल फोर्सेस को लेते हैं दैट इज आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस बट हैव ए पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस. द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. की विशेषताएं क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट की? द फर्स्ट वन इज बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज which includes individuals, government and consumers. These have an impact on the business performance that is either positive or negative. कि बिजनेस इन्वायरमेंट में सब जो एक्सटर्नल फोर्सेज है कौन कौन से, कि इंडिविजुअल, गवर्नमेंट और कंज्यूमर, उन सब का टोटल है, जो इनमें जो चेंजेस होते हैं उन सब का टोटल है बिजनेस इन्वायरमेंट. वो बिजनेस की परफॉर्मेंस के ऊपर जो इनका इम्पैक्ट पड़ता है हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है. राइट, नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट. द डिफरेंट फोर्सेस दैट हैव एन इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस इन्वायरमेंट आर इंटर रिलेटेड. कि ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट के जो फैक्टर हैं वो क्या आपस में इंटर रिलेटेड है, आपस में एक दूसरे से संबंधित है. द इंटर रिलेशन हैज एन इफेक्ट on the business environment. If there is increase in the annual income of the consumer, they are more likely to purchase goods that fulfill all their demands, and this lead to increase in demand for electric appliance, mobile phone, gadgets, etc. की एग्जाम्पल क्या है कि अगर एनुअल इनकम कंज्यूमर की इंक्रीज हो जाती है तो वो क्या करेगा, वो अपनी डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जितने प्रोडक्ट पहले परचेज करता है उससे ज़्यादा परचेज करेगा. राइट, वो डिमांड करेगा ज़्यादा, इंक्रीज होगी डिमांड, और मोस्टली क्या है फिर वो लग्जरी आइटम भी परचेज करना स्टार्ट कर देगा. राइट, तो इट मीन्स ये फोर्सेज जो बिजनेस इन्वायरमेंट के है वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, वो बिजनेस की परफॉर्मेंस के ऊपर जो उनका इम्पैक्ट होता है. नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट. Business environment is constantly evolving and therefore is dynamic in nature. कि बिजनेस इन्वायरमेंट में लगातार चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक नेचर का है.
मीन्स गतिशील नेचर का है, राइट। इसको हम देख सकते हैं कि कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस चेंज होती रहती है, बिहेवियर चेंज हो जाता है, मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज में चेंज कर देती है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट में लगातार चेंजेस होते रहते हैं, राइट। नाउ फोर्थ पॉइंट कि बिजनेस इन्वायरमेंट इज एन अनसर्टेन टेरिटरी, कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट को हम एस्टिमेट नहीं कर सकते 100% एग्जैक्ट, वो अनसर्टेन नेचर का है, क्योंकि उनमें जो चेंजेस होते हैं वो डायनेमिक चेंजेस है। इट कैन नॉट बी इजिली प्रिडिक्ट, द डायनेमिक चेंजेस कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इजिली, ड्यू टू दिस देयर एग्जिस्ट अनसर्टेनिटी, और इसी की वजह से जो है मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, तो बिजनेस रिस्क आते हैं, राइट। नाउ कम टू द फिफ्थ, बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ इंटर रिलेटेड डायनेमिक फोर्सेस, कि बिजनेस इन्वायरमेंट सभी फैक्टर का जो आपस में इंटर रिलेटेड इफेक्ट होता है, कि कॉम्प्लेक्स और इसको एस्टिमेट करना, इसको प्रिडिक्ट करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, डिफिकल्ट होता है। ऑल द फैक्टर लाइक सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी, इन सब में जो चेंजेस होता है तो उसको प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और डायनेमिक नेचर के जो चेंजेस होते हैं फास्टली चेंजेस होते हैं, और वो बिजनेस की परफॉर्मेंस के ऊपर अफेक्ट डालते हैं। It can be easily to ascertain the individual impact of all the forces. It can be difficult to determine their cumulative effect. अगर एक इम्पैक्ट को देखें तो उसका हम असरटेन कर सकते हैं कि ऐसा होगा तो उसका इफेक्ट ये होगा, बट सभी फैक्टर को डिटरमाइन करना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट एक कॉम्प्लेक्स फोर्सेज है, राइट। नाउ कम टू द सिक्स, business environment varied with each region and hence is relative. The reason behind the variation in the business environment is that the forces that determine the nature of the business environment are dynamic in natures. कि business environment में जो changes होता है वो एक region से दूसरे region में भी difference होता है, country to country difference होता है, dynamic nature के changes होते हैं, और चेंजेस एज पर रीजन के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि इंडिया में साड़ी की डिमांड होती है बट फ्रांस में नहीं है, रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री, इन फैक्टर्स के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो डिफर होते हैं। गॉट दिस पॉइंट, दीज आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक की जो इसी में पूछा हुआ था कि डिफरेंस बताना है आपको स्पेसिफिक बिजनेस इन्वायरमेंट और जनरल बिजनेस इन्वायरमेंट। नाउ कम टू द फर्स्ट, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। स्पेसिफिक इन्वायरमेंट इज सेड टू बी द एक्सटर्नल फोर्सेस दैट प्ले ए रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली। स्पेसिफिक इन्वायरमेंट को हम जो है एक्सटर्नल फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो रोल होता है वो उस ऑर्गेनाइजेशन पे डायरेक्ट होता है, वो इंडस्ट्रीज के अंदर जो है सभी फर्म्स को अफेक्ट नहीं करते, राइट स्टूडेंट। दीज फोर्सेस आर स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस और एन एंटरप्राइजेस। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट इज यूनिक टू ए इंडस्ट्री एंड एज इम्पैक्ट ऑन हाउ द डे टू डे बिजनेस इज रन, कि बिजनेस डेली जो कैसे रन करना है, और जो स्पेसिफिक फैक्टर मीन्स कस्टमर, सप्लायर, ये जो गवर्नमेंट है, अगर ये हमारे जैसे फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिए थे स्पेसिफिक में कि वो उसी फर्म को जो इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कस्टमर, अगर एक ही कस्टमर है जो उस फर्म का मीन्स गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट ही परचेज करना जो बंद कर देती है तो बिजनेस पर उसका इफेक्ट होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा ना। तो सारी फर्म के ऊपर तो नहीं पड़ेगा, तो लेकिन उस फर्म के ऊपर पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ भी एक एग्जाम्पल है, चेंज इन द प्राइस ऑफ ए रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन विल रिजल्ट इन लेस डिमांड। एन अबंडेंट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल हैज ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी। कि रॉ मटेरियल के प्राइस अगर चेंज हो जाते हैं तो प्रोडक्शन में भी क्या होगा,
रॉ मटेरियल के प्राइसेस चेंज होने का उसका प्रोडक्शन पर इफेक्ट होगा ना, कि अगर प्राइस इंक्रीज हुए हैं तो प्रोडक्ट कॉस्टली बनेगा तो लेस डिमांड होगी, राइट स्टूडेंट। और इस तरह से जो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, प्रोडक्शन प्रोसेस जो कंपनी की है उस पर होगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द जर्नल इन्वायरमेंट। जर्नल इन्वायरमेंट comprises of all the forces that has impact on all organizations irrespective of the type of industries, कि उस इंडस्ट्रीज की पूरी फॉर्म को इफेक्ट करते हैं ये फोर्सेज, जर्नल जो फोर्सेज होते हैं। इसके अंदर हम टेक्नोलॉजी चेंजेस, लीगल चेंजेस, सोशल चेंजेस सभी को इंक्लूड करते हैं, एक्सटर्नल चेंजेस को, राइट स्टूडेंट। These forces do not differentiate between the industry or type of industries. They have a cumulative effect on the organization performance. For example, a new technology for communication will have an impact on the quality of production. If there is change in the government, that it will have an impact on all organizations. फर्स्ट एग्जाम्पल कि अगर नई टेक्नोलॉजी आ गई कोई कम्युनिकेशन की, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन की क्वालिटी और क्वांटिटी पर फर्क होगा, उसका डिफरेंस जो उस पर देखने को मिलेगा। इसी तरह गवर्नमेंट पॉलिसीज जो चेंज हो जाती है तो उसका इफेक्ट किस पे देखने को मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ये पूरी इंडस्ट्रीज फर्म पर, सिंगल फर्म पर नहीं, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। How would you argue the success of business is significantly influenced by its environment? कैसे आप जो इस पॉइंट को जो है इस पॉइंट की फेवर में हो कि बिजनेस की जो सक्सेस है वो इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होती है? यस, तो अगर आपका इसका आंसर सोचते हो तो आपको रीजन देने हैं। द आंसर इज एनी ऑर्गेनाइजेशन इज अनेबल टू फंक्शन ऑन इट्स ओन. It is influenced by various political, legal, social and technological forces. अब कोई भी फर्म जो है अकेली रहकर बिजनेस नहीं कर सकती, अपने बिजनेस के सारे फंक्शन नहीं कर सकती, उसकी एक्टिविटी इफेक्ट होती हैं, बिजनेस की एक्टिविटी पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजी फोर्सेस के द्वारा इफेक्ट होती हैं, इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। और ये जो फोर्सेज होते हैं ये बिजनेस इन्वायरमेंट है के अंदर आते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को जो इफेक्ट करते हैं, इसलिए इनको अंडरस्टैंड करना जो है काफी इसेंशियल हो जाता है अगर बिजनेसमैन जो सरवाइव करना चाहता है मार्केट के अंदर। इट एनेबल्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई दोज दैट हेल्प और दोज दैट ऑब्स्ट्रैक्ट द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक बिजनेस मैनेजर के लिए जो इसेंशियल हो जाता है कि उन फैक्टर को आइडेंटिफाई करें जो बिजनेस की ग्रोथ के लिए जो जरूरी है, मैंडेटरी है, और उनको दूर कर दे पॉइंट्स जो बिजनेस को डेक्लाइन स्टेज पर लेके जाते हैं। तो ये तभी कर सकता है जब वो वेल नोन हो सभी फोर्सेज बिजनेस इन्वायरमेंट से, मीन्स टेक्नोलॉजी, सोशल, सभी पॉलिटिकल एटसेट्रा, राइट। द सक्सेस ऑफ बिजनेस इन्फ्लुएंस्ड बाय द environment in the following ways. The first, whenever there is change in the business environment, it provides the opportunity to start fresh. Careful observation of the business environment is helpful in identifying these opportunities. कि अगर business environment में changes होते हैं तो business जो मैनेजर को क्या चाहिए, उनको ऑब्जर्व करें। अगर opportunities आने वाली हैं तो उसकी फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस का बेनिफिट अचीव करें, क्योंकि उसे पहले ही पता लग गया है कि इस समय ये अपॉर्चुनिटी मार्केट में होगी और उसका वो बेनिफिट अचीव कर सकता है। वो कब अचीव कर सकता है बेनिफिट? जब वो मार्केट बिजनेस इन्वायरमेंट के टच में रहता है। ऑर्गेनाइजेशन कैन रीप द मैक्सिमम बेनिफिट इन कंपैरिजन टू देयर कॉम्पिटिटर्स। और जो ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस इन्वायरमेंट की टच में है, नॉलेज है उनको, उन्हें जो अपॉर्चुनिटीज वगैरह का पता लग जाता है तो मैक्सिमम बेनिफिट अर्न कर पाती है
एज कंपेरिजन ऑफ कॉम्पिटिटर्स. गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट कि जैसे ही बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं तो अपॉर्चुनिटी के साथ साथ कुछ थ्रेट्स भी होती हैं. उनके बारे में जब नॉलेज हो जाती है तो नेगेटिव फोर्सेस मीन्स वार्निंग सिग्नल जब मिल जाते हैं तो फर्म क्या कर सकती है, प्रिवेंटिंग मेजर्स टाइमली कर सकती है. राइट स्टूडेंट? नाउ कम टू द थर्ड कि बिजनेस इन्वायरमेंट से ही बिजनेस को मशीनरी, रॉ मटेरियल, लेबर एटसेट्रा मिलती है और जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए को रन करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं. तो बिजनेस मैनेजर को जो है ये चूज करना, इन्वायरमेंट से रिसोर्सेज लेना और उन रिसोर्सेज को यूज करके डिजायर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है. इसलिए उन फोर्सेस को जो स्टडी करना पड़ता है. नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट, बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनेमिक इन नेचर्स कि कांस्टेंट चेंजेस होते रहते हैं इन फैक्टर्स के अंदर, चाहे लीगल है, चाहे सोशल जो है, चाहे टेक्नोलॉजी चेंजेस है, होते रहते हैं इनमें चेंजेस. ए गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प्स कोप विद द फैक्टर बेटर एंड हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन डिराइव बेनिफिट फ्रॉम देम. एक गुड अंडरस्टैंडिंग जब बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ होती है तो उन अपॉर्चुनिटी को इजीली कोप किया जा सकता है जो मार्केट में मिल रही है, जिनका बेनिफिट उठाया जा सकता है. और जो बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन ये उठा लेती है तो वो अपने आप को जो इजीली सर्वाइव भी कर पाती है और ग्रो भी, फ्यूचर में जो इसकी ग्रोथ पॉसिबिलिटी भी हो जाती है. गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट, वेरियस थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज आर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट कि बिजनेस इन्वायरमेंट से अपॉर्चुनिटीज भी और थ्रेट्स भी पता लग जाती हैं. तो बिजनेसमैन क्या कर सकता है, अपनी प्लान्स और पॉलिसीज को उसी अकॉर्डिंग जो सिनेरियो चल रहा है, मीन्स जैसा मार्केट में जो ट्रेंड चल रहे हैं उसी अकॉर्डिंग जो है अडॉप्ट कर सकता है. नाउ कम टू द सिक्स्थ पॉइंट, नोइंग अबाउट द थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज हेल्प इम्प्रूव द परफॉर्मेंस बाय अडेप्टिंग टू द चेंजेस इन ए मोर इन्फॉर्म्ड मैनर. राइट? Being prepared for the situation helps in providing the best performance. कि जो भी अपॉर्चुनिटीज या थ्रेट्स आ रही हैं उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. राइट? और बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी ला सकता है उनके अकॉर्डिंग बिजनेस में प्लान्स करके, स्ट्रेटेजी बनाकर, कॉम्पिटिटर्स को देखकर. राइट स्टूडेंट? दीज आर द बेनिफिट ऑफ स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, explain with example the various dimension of the business environment. This is very important question student. And इसके ऊपर जो केस स्टडी भी आपकी जो मोस्टली चैप्टर में जो फ्रेम की जाती है इसी टॉपिक के ऊपर होती है, तो इसको आपने बहुत अच्छे से करना है स्टूडेंट. नाउ कम टू द आंसर. द बिजनेस इन्वायरमेंट हैज द फॉलोइंग डायमेंशन. फर्स्ट इज इकोनॉमिक डायमेंशन. इकोनॉमिक जो डायमेंशन कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज इनकम, स्टॉक मार्केट, इंटरेस्ट रेट that are directly related to the functioning of business enterprises. कि जो इकोनॉमिक डायमेंशन होती है उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं इनकम को, स्टॉक मार्केट को और इंटरेस्ट रेट्स. इनका डायरेक्ट बिजनेस एंटरप्राइजेस के ऊपर जो इम्पैक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इंक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर्स, अगर कंज्यूमर की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी गुड्स और सर्विस के लिए. और परचेजिंग पावर अगर लो हो जाती है तो डिमांड कम हो जाएगी गुड्स और सर्विस के लिए. तो मार्केट के जो चेंजेस का, इकोनॉमिक चेंजेस का किसके ऊपर इम्पैक्ट हुआ? बिजनेस के ऊपर, बिजनेस एंटरप्राइजेस के ऊपर. गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? नाउ कम टू द सोशल पॉइंट. द सेकेंड डायमेंशन इज सोशल डायमेंशंस, comprises various tradition, trends, social values and cultures. इनका भी बिजनेस जो एंटरप्राइजेस के ऊपर जो इम्पैक्ट होता है. कुछ कंपनी क्या करती है, अपने जो रिलीजियस फेस्टिवल्स को जो है बहुत अच्छे से जो है सेलिब्रेट करती है.
उनके पास मनी नहीं होती, वो बोरो करके भी सेलिब्रेट करते हैं। हमारे इंडियन जो फेस्टिवल्स होते हैं, ईद है, ठीक है, दिवाली है, तो वो हर व्यक्ति चाहता है कि उसके ये जो फंक्शन है बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो। तो सोशल जो डायमेंशन का भी इम्पैक्ट होता है बिजनेस इंडस्ट्रीज के ऊपर, क्योंकि जो इस टाइप की सोशल वैल्यूज को, कल्चर को फॉलो करने के लिए, ट्रेडिशन को फॉलो करने के लिए वो मार्केट में जो गुड्स और सर्विस की डिमांड करते हैं, राइट। तो बिजनेस इंडस्ट्रीज के ऊपर जो इम्पैक्ट होता है सोशल डायमेंशन का भी। नाउ कम टू द थर्ड, टेक्नोलॉजिकल। The dimensions comprises all the technological changes and improvements that are happening in the business. कि सारे टेक्नोलॉजी चेंजेस जो कि बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि इंट्रोडक्शन हो गया कंप्यूटर का, राइट। तो उसने चेंज करा, एक लोगों की थिंकिंग चेंज हुई, लोगों के वर्क में चेंजेस आए, और कंप्यूटर से क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत इजी हो गया। और रिसेंट जो डेवलपमेंट मोबाइल फोन की, इंटरनेट की, तो बिजनेस नॉट अपडेटिंग देमसेल्फ इन द टेक्नोलॉजी फील्ड, वी फाइंड देमसेल्फ इन द स्पॉट ऑफ बोथ विद कॉम्पिटिटर्स। कि अगर जो बिजनेस यूनिट उन जो चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करती है, जो ये टेक्नोलॉजी चेंजेस है, इन चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करती, तो वो कभी भी कॉम्पिटिटर्स को जो फेस नहीं कर सकते, और बिजनेस उनका जो फेलियर स्टेज पे चला जाता है। नाउ कम टू द फोर्थ, लीगल डायमेंशंस। द डायमेंशन कंसिस्ट ऑफ वेरियस लीगल रूल्स एंड लेजिस्लेशंस। मीन्स जो कानून बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनको भी फॉलो करना पड़ता है। जो भी बिजनेस यूनिट इन कानूनों को, एक्ट को फॉलो नहीं करती, बिजनेस फॉर एग्जाम्पल सेट करने के लिए कंपनी के द्वारा उसे कंपनी एक्ट 2013 के रूल फॉलो करने पड़ते हैं। नहीं करेगी तो क्या है, कंपनी की जो है इनकॉर्पोरेशन कंपनी का नहीं किया जा सकता। जब वो एक्ट के रूल फॉलो करेगी तभी वो एक लीगल एंटिटी बनती है, राइट। तभी वो एक लॉ के अकॉर्डिंग जो है कंपनी बनती है, मे बी प्राइवेट और पब्लिक। Now come to the political. Political dimension consists of peace, law, order and stability. If there is change in the government, there will be change in the rules and policies. कि political dimension में भी क्या लिया जाएगा, शांति अगर बनी हुई है कंट्री के अंदर, लॉज ऑर्डर जो सही चल रहे हैं, स्टेबल सिचुएशन चल रही है, राइट। अगर क्या होगा कि गवर्नमेंट बार बार पॉलिसीज को चेंज कर रही है तो उसका इम्पैक्ट बिजनेस पर पड़ेगा। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन कैन रिजल्ट इन लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। जब इन फैक्टर्स के अंदर जो चेंजेस होते हैं और उनके अकॉर्डिंग जो जल्दी से चेंजेस जब बिजनेस यूनिट के अंदर किए जाते हैं, तो उससे इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है वो लॉस होता है। कि मीन्स लॉस होते हैं, उतना प्रॉफिट नहीं होता जितनी होप होती है, तो इन्वेस्टर क्या करेंगे, इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे उस यूनिट में। रिलैक्सेशन रूल्स और एनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट, अगर गवर्नमेंट रिलैक्स कर देती है उन रूल्स में तो क्या होती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। जैसे 1991 जो पॉलिसी बनाई गई थी, वहाँ तब रिलैक्सेशन दी गई थी। उससे पहले जो है एक बार पॉलिसी बनाई गई, कोई एमएनसी हमारे इंडिया में आकर बिजनेस स्टेबल नहीं कर सकती, तो कोका कोला जो इंडस्ट्री थी वो उनको फेस करना पड़ा था, राइट। तो इस टाइप से जो है कुछ इंडस्ट्रीज की जो है एग्जिस्टेंस में अगर गवर्नमेंट जो है ये करती है, रिलैक्सेशन दे देती है, तो उसका भी इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर पड़ता है, और जब रिस्ट्रिक्शन लगा देती है उसका इम्पैक्ट भी बिजनेस यूनिट के ऊपर पड़ता है, right? So these are all the business environment dimension, right, that impact on the business. Now come to the fourth question. The government of India announced demonetization of 500,000 currency notes with effect from the midnight of November 8, 2016. As a result, the existing 501,000 currency note ceased to be legal tender for that date.
New currency notes of the demonetization of 500, 200, 2000 were issued by the Reserve Bank of India after the announcement. कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, डीमोनेटाइजेशन कर दिया था कि 500 का नोट और 1000 का जो करेंसी नोट्स थे मिडनाइट नवंबर 8, 2016 को मिडनाइट में जो अनाउंस कर दिए थे कि ये जो है अब डिमोनेटाइज कर दिए गए हैं नोट। उससे क्या हुआ, जो करेंसी नोट थे वो क्या हो गए, उस डेट से जो है वो उनको जो कुछ टाइम पीरियड ही दिया गया था और उसके बाद जो है आगे सर्कुलेशन में आपको नहीं देखने को मिले। लेकिन बाद में जो रिजर्व बैंक ने क्या किया, एक अनाउंसमेंट उसके बाद की कि उन्होंने जो है 500 का न्यू नोट प्रिंट किया और 2000 का भी, राइट। द स्टेप रिजल्टिंग इन ए सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द अवेयरनेस अबाउट द यूज ऑफ पॉइंट ऑफ सेल मशीन, ई वॉलेट, डिजिटल कैश, अदर मोड्स ऑफ कैशलेस ट्रांजेक्शंस। जो ये स्टेप उठाया गया मेनली वो क्या करना चाहते थे, वो अवेयरनेस लाना चाहते थे कि सेल करना मशीन की, ई वॉलेट यूज करें, डिजिटल कैश मेथड यूज करें ट्रांजैक्शन के लिए, कैशलेस मेथड यूज करें। ऑल्सो इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, क्योंकि सर्कुलेशन में नहीं थे तो वो क्या है कैशलेस मेथड यूज करें जिससे कि ट्रांसपेरेंसी आए मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के अंदर और गवर्नमेंट की जो रिवेन्यू बढ़े, टैक्स की कलेक्शन हो, राइट। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस बेसिस ऑफ द पैसेज, इनुमरेट द डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हाईलाइटेड अबव। कौन सी डायमेंशन को यहाँ शो किया गया है, जो है हाईलाइट करने की कोशिश की गई है और फिर उसी की फीचर आपको बतानी है। मीन्स अगर आपने फर्स्ट पॉइंट में बताया कि कौन सी डायमेंशन है तो उसी को आपने फिर एक्सप्लेन करना है, राइट। और फिर सेकंड में बताना है डीमोनेटाइजेशन की फीचर्स। तो फर्स्ट डायमेंशन आर शोन इज हाईलाइटेड एट फर्स्ट पॉलिटिकल, कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया डीमोनेटाइजेशन का जो 500 नोट्स और 1000 का करेंसी नोट्स विद इफेक्ट फ्रॉम मिडनाइट ऑफ नवंबर 8, 2016। इट इज स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट टू कर्ब द इलीगल यूज ऑफ मनी बाय सम एंटिटीज। मीन्स करप्शन को रिड्यूस करना मेन मोटिव था गवर्नमेंट का, कि जो लोग इलीगल यूज करते हैं उनका पता करना था, करप्शन को जो है कंट्रोल में करना था। मेन जो है फोकस जो गवर्नमेंट का था। तो ये पॉलिटिकल डायमेंशन, जो ये पॉइंट है, ये पॉलिटिकल डायमेंशन से रिलेट है। सेकंड, 500 and 1000 करेंसी नोट स्टॉप बीइंग द लीगल टेंडर, कि एक लीगल टेंडर जो करके न्यू लीगल टेंडर जो फिर जो स्टार्टअप किया गया कि 500 और 2000 के न्यू नोट्स जो है बनाए गए, तो वो क्या लीगल डायमेंशन के अकॉर्डिंग है, जहां पर कानून एक्ट लोग एप्लीकेबल हो गए, राइट। थर्ड, एज डिमोनेटाइजेशन हैपेंड देयर वाज ए शॉर्टेज ऑफ कैश which encouraged the use of digital form of payment in the form of e-wallets and Paytm and other modes of cashless transactions। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन है। टेक्नोलॉजी डायमेंशन मीन्स कि जब शॉर्टेज होगी मार्केट के अंदर कैश की तो लोग क्या है मोटिवेट होंगे कि डिजिटल पेमेंट करें, ई वॉलेट्स यूज करें, पेटीएम यूज करें, कैशलेस ट्रांजैक्शन के मोड्स को यूज करें। तो इट मीन्स टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, राइट। तो इस टाइप से ये 3 मार्क्स की केस स्टडी हो जाती है स्टूडेंट। अगर 5 के 5 डायमेंशन पूछी जाती है तो 5 मार्क्स की केस स्टडी हो जाती है, राइट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ द सेकंड पार्ट, द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशंस, कि डीमोनेटाइजेशन की फीचर क्या है, क्या विशेषता है। द फर्स्ट वन इज demonetization was done with the intention of exposing black money holder and those who evade taxes। डिमोनेटाइजेशन इसलिए किया गया, उनकी ये इंटेंशन थी गवर्नमेंट की कि ब्लैक मनी को, जो ब्लैक मनी जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं उनको एक्सपोज करना और जो टैक्स बचाते हैं उनको एक्सपोज करना, राइट। वो अपने आप जो बाहर आएंगे, हाईलाइट होंगे,
सेकेंड, इंक्रीज इन सेविंग ऑफ पीपल, लोगों की सेविंग को इंक्रेज करना, कि वो सेविंग करना स्टार्ट करें। अर्लियर मोर पीपल यूज टू कीप मनी एट होम, पहले क्या करते थे लोग, ज्यादा मनी किस घर पर रखते थे, बट आज क्या करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा मनी होती है वो बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। तो इससे क्या हुआ, लोग मोटिवेट हुए। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, रिजल्ट, बैंक की सेविंग बढ़ी। लोग मोटिवेट होते हैं कि सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट इन बैंक, और ये इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करने में बैंक के द्वारा उसमें भी सहायता करते हैं। फॉर टू पॉपुलराइज द यूज ऑफ डिजिटल पेमेंट एंड रिड्यूस फ्रॉड, जो लोगों को मोटिवेट करते हैं कि डिजिटल पेमेंट मेथड को यूज करें, जिससे कि फ्रॉड वगैरह क्या हो जाए, रिड्यूस। नाउ स्टूडेंट, दीज आर द फीचर ऑफ demonetization. Got this point? Now come to the next question. What economic changes were initiated by the government under the Industrial Policies 1991? What impact have these changes made on the business and industries? कि गवर्नमेंट ने कौन से इकोनॉमिक चेंजेस जो है इनिशिएट किए, इंडस्ट्री पॉलिसी जो बनाई 1991 में, और उन चीजेस का क्या इंपैक्ट रहा बिजनेस और इंडस्ट्रीज के अंदर। द आंसर इज द इंडस्ट्री पॉलिसीज वाज इंट्रोड्यूस इन 1991. The following are the major highlight of the policies. The main feature of the policies are: first one, as per the new industry policies of 1991, the system of license was abolished. लाइसेंस जो है अबॉलिश कर दिया, मीन्स कुछ इंडस्ट्रीज के लिए ही लाइसेंस लेना मैंडेटरी कर दिया, बाकी सब इंडस्ट्रीज जो लाइसेंस फ्री कर दी गई। दिस हेल्प द प्राइवेट प्लेयर्स इन स्टार्टिंग ए न्यू वेंचर विदाउट द नीड टू ऑब्टेन ए लाइसेंस, कि जो प्राइवेट प्लेयर्स जो कि लाइसेंस की वजह से जो इंडस्ट्रीज में नहीं आ पाते थे, तो उनके लिए एक न्यू जो एडवांटेजेस मिल गई, इनको न्यू जो है फील्ड मिल गई कि अब बिना लाइसेंस लिए वो अपनी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते थे, जो उनके मन में था बिजनेस स्टार्ट करना, इजीली स्टार्ट कर सकते थे। सम इंडस्ट्रीज जो एग्जाम्प्ट नहीं थी इस प्रोसेस से, फॉर एग्जाम्पल सच एज दोज इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगरेट्स, लिक्वर, डिफेंस इक्विपमेंट, फार्मास्यूटिकल्स एंड डेंजरस केमिकल्स। इन इंडस्ट्रीज को लाइसेंस लेना कंपलसरी था, तभी वो बिजनेस स्टार्ट कर सकती थी। अदरवाइज सब इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया कि लाइसेंस लेना मैंडेटरी नहीं है, और वो जिनमें मैंडेटरी नहीं है तो वे बिजनेस इजीली स्टार्ट किए जा सकते थे। मेन पर्पज क्या था इंडस्ट्रीज पॉलिसी 1991 कि इंडस्ट्रीज को सेटअप करना, ताकि कैपिटल मार्केट जो है हमारी जो इंडस्ट्री इकोनॉमी क्या है, ग्रो कर पाए, राइट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना था। सेकेंड पॉइंट, देयर वाज ए कंसिडरेबल रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज दैट वर मार्क्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर्स। इंडस्ट्रीज जो है पब्लिक सेक्टर के अंदर जो रिजर्व थी उनकी क्वांटिटी कम कर दी गई, रिड्यूस कर दी गई, कि अब वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दी गई कि उसमें प्राइवेट सेक्टर भी बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट चूज टू कीप ओनली सिलेक्टेड इंडस्ट्री अंडर डायरेक्ट कंट्रोल विच वर एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज एंड एटॉमिक मिनरल्स। ये इंडस्ट्रीज थी जो गवर्नमेंट केवल सेटअप कर सकती थी, क्योंकि गवर्नमेंट का ही कंट्रोल इन इंडस्ट्रीज में होता है। प्राइवेट लोग इनमें एंटर करना नहीं चाहते क्योंकि इनमें जो प्रॉफिट्स नहीं होते। एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज, एटॉमिक मिनरल्स, ये कई बार लॉस पे भी रन अप करने पड़ते हैं, तो ओनली पब्लिक सेक्टर के द्वारा ये रन की जा सकती हैं, राइट। ये इंडस्ट्री इसलिए पब्लिक सेक्टर के लिए जो है ओपन की हुई थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। बिफोर द न्यू पॉलिसीज वाज इंट्रोड्यूस्ड, कंपनी नीडेड टू सीक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एक्सपेंड प्रोडक्शंस। जब नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई तो कंपनी को गवर्नमेंट से जो है बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए परमिशन लेनी होती थी। न्यू पॉलिसी पहले लेनी पड़ती थी, बट जब न्यू पॉलिसी ने
ये रिलैक्सेशन कर दिया कि जिन भी कंपनी की एसेट 100 करोड़ है, राइट, तो वो फ्री है, वो इजीली जो है बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती है, प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकती है, अपनी मार्केट रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकती है। नाउ कम टू द फोर्थ, द न्यू पॉलिसी अलाउ द इंडस्ट्रियलिस्ट टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड इवन अलाउड 100% ऑफ फिक्स जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन सच केसेज, कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को जो है बढ़ाना चाहती थी गवर्नमेंट, इसलिए उन्होंने क्या किया कि फ्रीडम कर दिया कि फॉरेनर आके हमारे यहाँ इंडिया में जो है बिजनेस एक्स्टेब्लिश कर सकते हैं, राइट, क्योंकि मेन पॉलिसी का पर्पज क्या था, इंपोर्ट करना कैपिटल गुड्स को, तो इसने अलाउ कर दिया कि 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कुछ केसेस में जो हो सकती है। नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट, देयर वाज ए रिफॉर्म इन द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज इंक्रीज बाय 5 लाख टू 1 करोड़। मैक्सिमम लिमिट जो इन्वेस्टमेंट की बढ़ा दी, जो कि पहले 5 लाख थी, 5 लाख से इंक्रीज करके 1 करोड़ पे कर दी। This step helped the industry to develop and contribute more to the GDP of the nation. इससे क्या होगा, ये स्टेप किया गया कि इंडस्ट्रीज डेवलप हो और जीडीपी के अंदर जो नेशनल की इनका कंट्रीब्यूशन बढ़े, इंडस्ट्री बिकम मोर मॉडर्न, ये मॉडर्न बने, नई टेक्नोलॉजी जो अडॉप्ट करें, राइट, जिससे क्या है कि न्यू टेक्नोलॉजी जो है हमारे यहाँ आएगी तो इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, वर्क ईजियर हो जाएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए भी, राइट। नाउ कम टू द सिक्स्थ पॉइंट, द पॉलिसीज वाज इंट्रोड्यूस द डिसइन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट, ये पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस करती है डिसइन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को भी। इस पॉलिसी ने क्या इंट्रोड्यूस किया कि पब्लिक सेक्टर क्या करे, अपने शेयर प्राइवेट सेक्टर को जो है सेल कर दे, ताकि मॉनेटरी बेनिफिट हो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को, डेवलपमेंट आए, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप हो। नाउ कम टू द सेवंथ पॉइंट, ए बोर्ड वाज सेट अप टू एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इट वाज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए को एनकरेज करने के लिए इंडिया में एक बोर्ड की एस्टेब्लिशमेंट की गई और उस बोर्ड का नाम था फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, राइट, कि फॉरेन की इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना था, इस बोर्ड का मेन मोटिव था, राइट स्टूडेंट। नाउ कि ये तो चेंजेस किए गए थे इंडस्ट्रीज पॉलिसीज में जो 1991 में बनाई गई थी, बट उन चेंजेस का बिजनेस और इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, दीज इम्पैक्ट वी रीड वन बाय वन। फर्स्ट, by relaxing the license policy and reducing import duties, domestic firms face tough competitions. More players will be in the field with their offering, which leads to more competitions. कि जैसे ही लाइसेंस पॉलिसी में रिलैक्सेशन दे दी गई, इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया, तो डोमेस्टिक फर्म ने क्या है, कंपटीशन को फेस करना सीख लिया, मोर प्लेयर्स आ गए मार्केट के अंदर, कंपटीशन बढ़ा, कस्टमर को क्या है अब न्यू प्रोडक्ट और अच्छी क्वालिटी के मिलने स्टार्ट हो गए थे, और बिजनेसमैन को जो है कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाने पड़ रहे थे, राइट स्टूडेंट। तो इससे एक जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ रही थी। सेकंड, कंपटीशन बढ़ेगा तो क्या होगा कि चॉइसेस गुड्स और सर्विस की कस्टमर की बढ़ जाएंगी, कंज्यूमर की डिमांड इंक्रीज होगी कि वो बेटर क्वालिटी गुड्स और सर्विस अब डिमांड करेंगे। थर्ड, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होने का जो इम्पैक्ट बिजनेस पॉलिसी पर ये हुआ कि अब बिजनेस एंटरप्राइजेस को सस्टेन जो मार्केट में जो है रहने के लिए, जो है सरवाइव करने के लिए जो प्रॉफिट अर्न करना ही पड़ेगा, इसलिए जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज डिसाइड की थी उसके अकॉर्डिंग, जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी डिसाइड की बिजनेस को उसी अकॉर्डिंग रन करना पड़ता था और करने से ही बेनिफिट अचीव होते थे और वो बिजनेस एंटरप्राइजेस को सस्टेन कर रहे थे, क्योंकि अब प्रॉफिट अर्न होने लग गए थे, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जा रही थी,
लाइसेंस फ्री कर दिए थे, कंपटीशन बढ़ गया था, इसलिए कंज्यूमर जो है अब हाई क्वालिटी प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे थे, तो फर्म को जो है अपने प्रोडक्शन क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करनी पड़ रही थी, और वो इंप्रूवमेंट करने के लिए इनोवेशन पे फोकस हो रहे थे। इनोवेटिव वे से वो क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? बाय यूजिंग अपडेटेड टेक्नोलॉजी, कि अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करके। Got this point, student? Now come to the fifth point. All these improvement जो टेक्नोलॉजीज के अंदर हो रहे थे are possible with the help of trained manpower. Without proper skills, no organization will be able to execute any plan properly. Therefore, improvement in human resource are very important in the current context. कि इम्प्रूवमेंट जो टेक्नोलॉजी की हो रही थी, तो अब उन्हें क्या चाहिए थे बिजनेस यूनिट के अंदर? ट्रेन्ड मैन पावर और प्रॉपर स्किल वाले जो व्यक्ति चाहिए थे। इसलिए बिजनेस यूनिट का फोकस हो रहा था ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, कि ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन किया जाए। और आज तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेस्ट बन गया है, राइट? क्योंकि फिजिकल जो रिसोर्सेज हैं और मैन ये ओनली एक्टिव है, तो मैन अगर ट्रेंड होगा तो फिजिकल रिसोर्सेज को बेटर जो है यूज कर सकता है, और जिससे कि बिजनेस यूनिट में जो है लो कॉस्ट पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा सकता था, राइट? 6 पॉइंट, मार्केट ओरिएंटेशन हैज बिकम इम्पोर्टेंट एज कस्टमर्स हैव बिकम मोर डिमांडिंग एंड हेंस बिजनेस नीड टू एनालाइज द मार्केट बिफोर लॉन्चिंग एनी प्रोडक्ट। कि अब मार्केट ओरिएंटेशन जो बन चुकी थी, कंज्यूमर ओरिएंटेशन, कि जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती थी फर्म, वो कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग उसे लॉन्च करना पड़ता था। अदरवाइज मार्केट में कॉम्पिटिटर है, वो प्रोड्यूस कर देंगे और कंज्यूमर उनकी तरफ मूव कर देंगे, राइट? पहले सेलिंग कॉन्सेप्ट होता था, तो सेलिंग कॉन्सेप्ट चेंज बाय मार्केट ओरिएंटेशन, राइट? नाउ कम टू द 7th पॉइंट, public sector enterprises need to perform more efficiently in order to survive the competition and stop relying on government funds. गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर के गवर्नमेंट फंड्स लेती थी, कि गवर्नमेंट फंड जो है पब्लिक सेक्टर में लगाए जाते थे। अब पब्लिक सेक्टर के लिए ओनली वन ऑप्शन बची थी कि उसे एफिशिएंटली वर्क करना पड़ेगा अगर वो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को जो सरवाइव करना चाहते हैं, क्योंकि कंपटीशन इंक्रीज हो गया था, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था, तो अदरवाइज क्या होंगी? प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा, पब्लिक सेक्टर लॉस पे जो चल रहे थे उनको बंद किया जा रहा था। तो अब मेन फोकस उन्हें क्या करना पड़ता था? अगर सरवाइव करना है तो अपनी परफॉर्मेंस को उन्हें इम्प्रूव करना पड़ेगा, मोर एफिशिएंटली उन्हें वर्क करना पड़ेगा, तभी वो सरवाइव रह सकते हैं, राइट? नाउ कम टू द 6th क्वेश्चन, essential features of liberalization, privatization and globalizations. First, liberalizations means उदारीकरण। Liberalization is the process कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अनशैकल कर दिया जाता है ब्यूरोक्रेटिक कोबैब से। Liberalization is the process or means of the elimination of the control of the state over economic activity. It provides greater autonomy to business enterprises in decision making and eliminates government interference. कि liberalization provide करता है business enterprises को कि वो free हैं decision making process के लिए, government interference नहीं होगी, वो अपने लेवल पर जो है डिसीजन ले, जो गवर्नमेंट उनको कंट्रोल के जो भी पॉइंट्स है वो क्या कर दिया था? अनशैकल मीन्स मुक्त कर दिया था, कि लाइसेंस लेना कंपलसरी था कुछ इंडस्ट्री के लिए, तो फ्री कर दिया था, राइट स्टूडेंट? द पर्पज ऑफ लिबरलाइजेशन इज टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन बिटवीन एंटरप्राइजेस। मेन पर्पज था लिबरलाइजेशन का, कॉम्पिटिशन बढ़ना चाहिए एंटरप्राइजेस के बीच में, फोन ट्रेड जो कंट्री के बीच में होना चाहिए, जो बिजनेस ग्लोबल जो है फुटप्रिंट मीन्स बिजनेस ग्लोबल लेवल तक एक्सटेंड होने चाहिए इंडिया के। इसलिए इकोनॉमी को जो है अनशैकल किया जा रहा था
ब्यूरोक्रेटिक कोबैब से, जो कि गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते थे, उनसे फ्री कर दिया था कि फंड्स का फ्री फ्लो होगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगी इंडिया के अंदर, जिससे कंट्री डेवलप होगी। और इसेंशियल फीचर ऑफ लिबरलाइजेशन आर, फर्स्ट वन इज liberalization brought about the abolition of licensing policies. Over a handful of industries were retained, such as those involved in the manufacturing of cigarette, liquor, defense, pharmaceutical, etc. कि जो डेंजर केमिकल बनाती हैं, सिगरेट है, लिक्वर है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, इनको लाइसेंस लेना कंपलसरी था, बाकी सभी लाइसेंस फ्री कर दी गई इंडस्ट्रीज। नाउ सेकेंड कि नंबर ऑफ गुड्स जो कि प्रोड्यूस की जाएंगी मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो भी कंपनी जिनकी एसेट्स बेस 100 करोड़ था वो फ्री कर दी गई कि मीन्स अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकती है। जो टैरिफ रिस्ट्रिक्शन थी वो भी जो है अबोलिश कर दिया गया कि अब फ्री फ्लो जो वो कर सकती हैं गुड्स और सर्विस को, वन रीजन टू अनदर रीजन, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, सारी जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी वो रिमूव कर दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट कि लिबरलाइजेशन होने से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ चुकी थी और मेन पर्पज भी यही था लिबरलाइज करने का इंडस्ट्रीज को, ताकि जो है फॉरेन सर्विस जो है प्रोवाइड की जाए इंडिया के अंदर। नाउ कम टू द प्राइवेटाइजेशंस, can be explained as the process of transfer of ownership from the public sector to the private sectors. It is known as disinvestment in business. कि पब्लिक यूनिट के जो शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर को सेल करना, ओनरशिप को ट्रांसफर करना पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में, और मेन पर्पज क्या था कि गवर्नमेंट ओनरशिप को रिड्यूस करना, क्योंकि मोस्टली पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्री थी वो लॉस पे चल रही थी। राइट स्टूडेंट? इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड ऑल्सो पाव्स द वे ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय एनकरेजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। द एसेंशियल फीचर ऑफ प्राइवेटाइजेशन आर, फर्स्ट फीचर क्या थी कि गवर्नमेंट अडॉप्ट टू डिफरेंट मेथड ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। डिफरेंट मेथड जो अडॉप्ट करने डिसइन्वेस्टमेंट के, जिसमें फर्स्ट मेथड क्या था कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट की इक्विटी है वो सेल करना प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स को। इस मेथड में क्या थी कि फर्म जो है सेल ऑफ कर दी जाएगी प्राइवेट सेक्टर को, और मेजर कंपनी लाइक मारुति उद्योग एक्सेट्रा जो है, इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स हैं कि जहाँ डिसइन्वेस्टमेंट की गई थी, बेल्को एक्सेट्रा। सेकेंड जो किया गया कि एक बोर्ड एक्स्टेब्लिश कर दिया गया था कि जो इंडस्ट्रीज लॉस पे चल रही थी, जिनको हम सिक इंडस्ट्रीज या लॉस मेकिंग इंडस्ट्री बोलते थे, उनको रिवाइव करने का काम दे दिया था उस बोर्ड को, और इट वाज नोन एज द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। उस बोर्ड का नाम था बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, शॉर्ट फॉर्म इज बाइफर। मेन वर्क क्या था बाइफर का कि जो इंडस्ट्रीज जिनमें इंप्रूवमेंट हो सकती थी, जिनको रिस्ट्रक्चर किया जा सकता था, उनको रिस्ट्रक्चर करना, और जिनको नहीं किया जा सकता उनको बंद करना, मीन उन इंडस्ट्रीज को क्लोज कर देना। राइट? नाउ थर्ड, प्राइवेटाइजेशंस। The role of public sector was reduced substantially with only 8 companies under government control. और प्रेजेंट कंडीशन क्या, ओनली 3 इंडस्ट्रीज आर अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। स्टार्टिंग में 8 इंडस्ट्री थी गवर्नमेंट कंट्रोल में, और अब कम होकर 3 इंडस्ट्रीज हो गई हैं जो गवर्नमेंट कंट्रोल में है। एंड दीज आर एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज एंड एटॉमिक मिनरल्स, आर्म्स इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। राइट? कि पब्लिक सेक्टर के अंडर, क्योंकि रेलवेज है आप देखते हो उसमें जो बहुत कम चार्जेस जो लिए जाते हैं, मेन मोटिव होता है वेलफेयर का, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। इन इंडस्ट्रीज के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर मूव ही नहीं करना चाहता, क्योंकि प्राइवेट मोटिव क्या होता है प्राइवेट सेक्टर का, प्रॉफिट अर्न करना। पब्लिक सेक्टर ही वेलफेयर जो वर्क कर सकती है। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट
to improve efficiency among public sector companies and increase the level of professionalism. कि efficiency increase हो companies की, public sector companies की भी, क्योंकि अब पब्लिक सेक्टर कंपनी के लिए और ऑप्शन ही नहीं बची थी कि उसे अपना जो है इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसे अपनी एफिशिएंसी जो इम्प्रूव करनी पड़ेगी, राइट। तो इस टाइप से जो है प्राइवेटाइजेशन के मोटिव थे। एंड लास्ट वन इज ग्लोबलाइजेशन, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। इंटीग्रेशन करना नेशनल इकोनॉमी का वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, ताकि जो है फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, गुड्स एंड सर्विस, आइडियाज, कैपिटल एंड इवन पीपल एज ए फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस डिफरेंट कंट्री। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, गुड्स और सर्विस, आइडिया, यहाँ तक कि मैन पावर भी आपस में कंट्रीज क्या करेंगी, शेयर करेंगी, मिलकर करेंगी बिजनेस, और इंडियन मार्केट जो है कॉम्पिटिट कर पाएंगे जो है ग्लोबल मार्केट तक। मीन्स एक कंट्री की बाउंड्री को क्रॉस करके जो दूसरी कंट्री में बिजनेस करना। ग्लोबलाइजेशन हेल्प्स इन इम्प्रूविंग क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट मार्केट इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड कल्चरल changes. The following are the essential feature of globalization. The first one is it reduced all the trade barriers such as tariff, trade restriction, custom duty, etc., which resulted in more business end to end from India. ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या किया, ट्रेड जो बैरियर्स थे, जैसे टैरिफ लगते थे, ट्रेड रेस्ट्रिक्शन होती थी, ड्यूटीज लगती थी, कस्टम ड्यूटी, वो सब रिमूव कर दी ताकि मोर बिजनेस यूनिट सेटअप हो जाए। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ड्यूटी वर रिड्यूस्ड विच हेल्प इन प्रमोटिंग फ्री ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड द वर्ल्ड। ड्यूटी जो रिड्यूस कर दी उसका मेन मोटिव क्या था कि फ्री ट्रेड हो इंडिया और वर्ल्ड लेवल कंट्रीज के अंदर। एंड थर्ड मेन पॉइंट, द एम ऑफ ग्लोबलाइजेशन वाज टू एनकरेज द सेटिंग ऑफ foreign capital in the form of foreign direct investment, कि फोन एक्सचेंज जो हमारी कंट्री के अंदर आए जिससे कि हम इजीली जो है टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर पाए, इंपोर्ट कर सके। मेन एम था फोन कैपिटल को सेटअप करना इंडिया के अंदर और फोन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, इट ऑल्सो रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड क्रिएशन ऑफ फोन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एस्टेब्लिश किया गया, जिससे कि फोन एक्सचेंज जो है फैसिलिटी जो इंडिया के अंदर इजीली अचीव हो जाए। राइट स्टूडेंट, गॉट दिस पॉइंट? दीज आर द एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 3rd. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस ऑफ short as well as long of this chapter. If you have any query, then write in the comment box. Like the video and subscribe the channel for getting fast updates, and we will meet in next video with next chapter. Thank you. Have a nice